नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने जब से किसानों की समस्याओं को जानने समझने के लिए कमेटी का गठन किया है, तभी से किसान आंदोलन के समर्थक लगातार इसके औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के आइडिया पर ही सवाल उठाया है। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा अगर मुझे लगेगा कि अब बिना सुप्रीम कोर्ट जाए काम नहीं बनेगा। पी साईनाथ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसानों की परेशानियों को समझकर ही मसले की सुनवाई कर रहा होता तो वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र जरूर करता, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश की खेती बाड़ी पर बनाई गई सबसे विस्तृत रिपोर्ट मानी जाती है। खुद बीजेपी भी ऐसा मानती रही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट कब तैयार की गई और क्योंकि सालों के इंतजार के बावजूद सरकारें इस पर अमल करने से बचती रही हैं और किसानों को उनके बुरे हाल से उबारने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई है, तो चलिए बताते हैं। स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था साल 2004 में। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव में मनमोहन सिंह से हार गई, तब केंद्र में आए पीएम मनमोहन सिंह ने कृषि वैज्ञानिक और एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग का गठन किया। असल में इसका गठन भी किसानों के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते करना पड़ा था। 2011 की जनगणना में पता चला कि किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में 50 साल पहले लाई गई हरित क्रांति के बावजूद देश का किसान हर 24 घंटे में 2040 की दर से खेती छोड़ रहा है। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि हर दिन 2000 से ज्यादा किसान खेती बाड़ी त्याग रहे हैं। गुस्साए किसानों का दंश इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें झेल चुकी थी। इसीलिए मनमोहन सिंह की सरकार को स्वामीनाथन आयोग बनाकर समस्या के हल की कोशिश शुरू करनी पड़ी। काफी अध्ययन कर स्वामीनाथन ने दिसंबर 2004 से लेकर अक्टूबर 2006 के बीच अपनी 5 रिपोर्ट्स पेश की। अब इस रिपोर्ट को आए 15 साल बीत चुके हैं, फिर भी सरकारें रिपोर्ट लागू कर पाने में असफल रही हैं। वर्तमान मोदी सरकार कह रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा किसानों को मिल रहा है, इसका असर आप अपने आसपास के गांव में घूमने जाएंगे तो देख पाएंगे। किसान अपने बच्चों की फीस तक नहीं अदा कर पा रहा, लेकिन फिर भी स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों की किन समस्याओं को उजागर किया गया है, चलिए एक बार इसे आपके सामने रख देते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि सुधार का कोई एजेंडा ही नहीं है। पानी की मात्रा और गुणवत्ता की कमी है, तकनीकी कमियां हैं। सरकारी संस्थाओं से समय पर लोन और कृषि संबंधी मदद नहीं मिल पाती। एक निश्चित बाजार और कमाई के लिए जरूरी अवसरों की कमियां हैं। मौसम की मार और सब कुछ तबाह कर देती है। इसीलिए स्वामीनाथन ने सुझाया कि जमीन, पानी, बायो रिसोर्सेज, क्रेडिट, इंश्योरेंस, तकनीकी और बाजार प्रबंधन के बारे में जानकारियां ये सब किसानों की पहुंच में लाए जाए और इन्हें मूलभूत सुविधाओं से लैस कराया जाए। अब चलिए बता देते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने सुझाया क्या क्या था। आयोग ने यह सुझाया कि किसानों के बीच सीलिंग अधिशेष और बंजर भूमि बांट दी जाए। इसके लिए मौजूदा स्थिति जिसमें गांव के जो निचले तबके थे उनके पास पूरी जमीनों का सिर्फ 3% हिस्सा मालिकाना हक था, यानी सिर्फ 3% जमीन के ही ये निचला तबका मालिक था और जो टॉप यानी ऊपर वाले 10% परिवार थे वो कुल जमीनों में से 50% के मालिक थे। विरोध कर रहे किसानों की मांग थी कि वो सालों से खेती कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी जमीनों का मालिक बनाया जाए। आयोग ने यह भी सुझाया कि खेती और जंगलों की जो मुख्य जमीनें हैं उन्हें बड़े कारोबारी घरानों से बचाने की कोशिशें की जाएं। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और पशुपालकों को जंगलों के लिए अधिकार दिए जाएं और उन्हें मौसमी पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही उन तक आम संपत्ति संसाधनों की पहुंच भी सुनिश्चित करानी चाहिए। आयोग ने एक राष्ट्रीय लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का भी सुझाव दिया था, जिससे जमीनों के इस्तेमाल पर होने वाले फैसलों को आपस में जोड़ा जा सके और चर्चा हो सके, ताकि किसी इलाके में कैसा मौसम है और वहां की भौगोलिक संरचना जमीन के किस बेहतर इस्तेमाल की स्थिति पेश करती है, इन बातों पर फैसले सर्वसम्मति से लिए जा सके।
एक ऐसी प्रणाली को शुरू किया जाए जिससे कि खेती की जमीन की बिक्री को नियमित किया जा सके और ये नियम ऐसे हों जिससे कितनी जमीन बिक रही है, इसका खरीदार कैसा इस्तेमाल करने वाला है और खरीदार किस पृष्ठभूमि से यानी बैकग्राउंड से आया है, इन सब बातों का ध्यान जरूर रखा जाए। आयोग ने एक बड़ी बात जो सुझाई वो ये थी कि किसानों को फसल की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए जो कम से कम 50% मुनाफा दिलाती हो। यानी किसान ने अपनी फसल उगाने के लिए जो रकम लागत लगाई है, खर्च की है, उस पर उसे 50% का मुनाफा हो। अगर 20,000 खेती पर लगे हैं तो उसका मुनाफा उसे कम से कम 25,000 जरूर मिले। यानी किसान ने अपनी फसल उगाने के लिए जो रकम खर्च की है उस पर उसे 50% का मुनाफा जरूर हो। यानी अगर 20,000 खेती पर लगे हैं तो उसे कम से कम 30,000 जरूर मिले। अब आज जब किसानों को खेती छीनने का खतरा हो गया है और कई राज्यों में किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि आमदनी बिल्कुल ठप हो रही है और कर्ज का कहर झेलना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी आयोग ने सुझाव दिए थे। यहाँ नोट करिए कि सुझाव 2006 में दे दिए गए थे। ये सुझाव बताते हैं कि किसानों को स्वास्थ्य बीमा मिले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधारी जाए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को तुरंत प्रभाव से उन इलाकों में मदद के लिए पहुंचाया जाए जहां ज्यादा तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य स्तर पर किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोग बनाए जाए जिससे कि किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार की जवाबदेही बनी रहे। छोटी छोटी वित्तीय नीतियां बनाई जाएं जिससे कि तकनीकी और आर्थिक और प्रबंधन बाजार के लिए जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। सभी फसलों को बीमा की सुविधा मिले और ये सुविधा गांव को पार्टी समझकर मिले, ना कि ब्लॉक स्तर पर फसलों की बीमा की सुविधा गिनी जाए। बीजों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। अगर जरूरत पड़े तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई जाए जो लाइफ सेविंग क्रॉप्स जैसे मामलों में आवश्यक है, जैसे कि शुष्क इलाकों में जीरे की फसल पर यह सुविधा दी जाए। किसानों को कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाया जाए और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करना ना भूलें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें देख सकते हैं, हमारी खबरों को जान सकते हैं। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं।